नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर तो भाई वन नेशन वन इलेक्शन ही बन रही है, क्योंकि उसके बहुत अलग अलग प्रभाव हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये केवल चकल्लस में भी है, तो अगर ये केवल चकल्लस के लिए है तो ये महंगी चकल्लस है जिसमें पूरा देश उलझा हुआ है। अगर ये अडानी की बात से ध्यान हटाने के लिए है तो वो भी एक कॉस्टली एक्सरसाइज है। और अगर इसमें सही में कुछ ऐसा स्वीपिंग चेंजेस करने की बात है तो उसमें क्या भी बात चल रही है कि भाई ये भी बात चल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही ना किया जाए, सिंपल मेजॉरिटी से कर दें। अब मतलब वही है कि सैया भय कोतवाल तो डर का है का, अब जबरदस्ती कर देंगे, कौन बोलेगा। इन चीज़ों पे आज मैं आपसे दो तीन चीज़ें इसलिए क्योंकि हम और आप जरा इसको समझें कि चीज़ें क्या हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कुछ मूलभूत प्रश्न उठाए हैं। मैं कोई उन प्रश्नों के हिसाब से नहीं, लेकिन एक जनरल आपको गाइडलाइन की बेसिक ऑब्जेक्शन ऑपोजिशन का या एक आम आदमी का क्या हो सकता है उस पर थोड़ी चर्चा हम लोग कर लें। तो पहली चीज़ तो यह है कि वो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं इस पर चोट लगने की संभावना है, क्योंकि शायद स्टेट के पास उतनी ताकत न रह जाए, सेंटर बहुत पावरफुल हो जाए, इस तरह की आशंकाएं हैं। लेकिन जो पहली बात जहाँ से वो शुरू कर रहे हैं अपनी बात, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो, क्योंकि अब कमेटी भी आ गई, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को लेके एक 8 सदस्य को लेके 8 लोगों की कमेटी बन गई है। तो वो जो कमेटी के लोग हैं उनके फॉर्मेशन को अगर आप कमेटी देख लीजिए तो वो भी एक अजीब सी चीज़। अब वो एक एक करके मैं कमेटी के नाम लेता चल रहा हूँ और उसके बारे में मैं आपसे शेयर कर ले रहा हूँ कि मैं कैसे देख रहा हूँ। अब रामनाथ कोविंद जी उसके पहले मतलब अध्यक्ष हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि कोविंद साहब को इसका चेयरमैन नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो नॉन पार्टिसन हैं और वो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उनको किसी भी कमेटी के अध्यक्ष पद पे नहीं रहना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि कोविंद जी, जहाँ तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात है, उन्होंने अभी तक 2 बार विधानसभा के चुनाव लड़े और दोनों बार हार गए, और 2 बार राज्यसभा से नॉमिनेट होकर चले गए, तो वो तो कोई इलेक्शन होता नहीं, तो इसलिए इलेक्शन का बहुत ज्ञान मतलब बहुत अनुभव तो नहीं माना जाएगा। इसमें सबसे अनुभवी हैं 2 लोग, अमित शाह साहब और गुलाम नबी आज़ाद साहब। अमित शाह साहब जो हैं वो 1997 में उन्होंने अपनी पारी शुरू की गुजरात में, और गुजरात में वो कुल 5 बार एमएलए रहे। फिर उसके बाद वो राज्यसभा में 2017 में राज्यसभा में आ गए और 2019 में पहली बार लोकसभा के सदस्य बन के वो संसद में पहुँचे हैं। तो लोकसभा की उनकी जर्नी केवल एक लोकसभा की है। ये उनका लोकसभा का चुनावी मतलब एक्सपीरियंस है। तीसरे नेता इसके हुए हैं अधीर रंजन चौधरी साहब, और ये मैं साथ में इसकी लिस्ट लगा दे रहा हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ चीज़ें सरकार की मानसिकता दिखाती हैं। अधीर रंजन चौधरी को एक आम आदमी जानता है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इसलिए वहाँ हैं। सरकार को ये लिखने में, और ये टिपिकल मतलब स्टाइल, इस सिग्नेचर स्टाइल ऑफ दिस गवर्नमेंट है। उसने लिखा है लीडर ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन लिखने में कष्ट हो रहा है। लीडर ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, वो जो 54 सीटें नहीं थी, 52 सीटें थी, तो इसलिए लीडर। खैर, अधीर रंजन चौधरी साहब ने इस प्रपोजल को कि उनसे पूछ के तो बनाया नहीं गया था, अपना त्यागपत्र दे दिया और कारण बता दिए हैं क्योंकि त्यागपत्र, और उस पर एक बड़ा कारण है कि उन्होंने कहा है कि जब आप इस तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो राज्यसभा हैं उनको आपने इंक्लूड नहीं किया है, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसमें अपने प्रोटेस्ट के रूप में अपना त्यागपत्र दे दिया है। इसके चौथे मेंबर हैं गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद साहब उम्र में भी और संसदीय मामलों की वजह से भी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी 2 बार के लोकसभा सांसद, बाकी वो 5 बार राज्यसभा रहे हैं। राज्यसभा तो देखिए नॉमिनेशन जैसा होता है, जो पार्टी कह देती है तो आप नॉमिनेट हो जाते हैं, कोई इलेक्शन फैलेक्शन का वहाँ बहुत मतलब नहीं है, एक फॉर्मेलिटी एक होती है जो प्रोसीजर इलेक्शन का, वैसे नहीं। 1 बार विधानसभा है। ये कुल इनकी इलेक्टोरल जो चुनावी राजनीति है वो है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात और ये है कि 5वें जो सदस्य हैं एनके सिंह साहब। एनके सिंह साहब जो हैं वो आईएएस अधिकारी रहे हैं और अब पॉलिटिशियन हो गए। अप्रैल 2008 में जनता दल यू के टिकट पे राज्यसभा पहुंचे थे, तो उनका भी
मतलब चुनाव का कोई एक्सपीरियंस नहीं। हालांकि फॉर्मली उन्होंने बीजेपी 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, 15 में वित्त आयोग के उनको चेयरमैन बना दिया गया, वो सब अपनी जगह हैं। लेकिन इनके बारे में एक चीज़ और बता दूं, एक तो उम्र 82 ईयर्स, ये सब लोग 82 ईयर्स का कोई यंग है, कोई इस तरह का है। और नीरा राडिया टेप में रिलायंस के वकालत करते हुए इनकी काफ़ी कुछ कन्वर्सेशन हैं जो सुने गए थे। इसके बाद छठे नंबर पे हैं डॉक्टर सुभाष कश्यप। डॉक्टर सुभाष कश्यप की उम्र केवल 94 साल है, 94 ईयर्स। 1953 में पार्लियामेंट ज्वाइन किए थे और 1990 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके, मतलब उनको पार्लियामेंट से अलग हुए आज 33 साल हो गए हैं। आज तक इलेक्शन तो से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए कोई इलेक्शन का भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब आ जाइए 7वें नंबर पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हरीश साल्वे साहब, बड़े वकील हैं। लेकिन हरीश साल्वे साहब जो एनकेपी साल्वे साहब कांग्रेस के थे, मंत्री थे, उनके लड़के हैं, मूल रूप से क्रिश्चियन हैं। इन्होंने काफ़ी कम समय में, पिछले 4-5 साल में ही इन्होंने 3 बार, मतलब पहली वाइफ से शायद संबंध विच्छेद हुआ 20 में, फिर एक दूसरी शादी की, अब एक तीसरी शादी 68 साल की उम्र में की है। तो एक तो अचीवमेंट ये है। दूसरा अचीवमेंट ये है कि ये सॉलिसिटर जनरल हिंदुस्तान के रहे हैं नवंबर 1999 से नवंबर 2002 तक, अटल जी की सरकार के समय। फिर ये इस समय 2013 में इन्होंने इंग्लिश जो बार है, मतलब जो जैसे दिल्ली बार, लखनऊ बार, मुंबई बार, ये जो वकील साहब लोगों का एसोसिएशन होती है या जहाँ से वो करते हैं, तो यह भैया इंग्लिश बार के में प्रैक्टिस करते हैं। और जनवरी 2020 में क्वींस काउंसिल भी अपॉइंट हो गए हैं फॉर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। इनका एक जो अभी तक जो सबसे फेमस चीज़ जिसके लिए जाने जाते हैं वो इसलिए कि कुलभूषण जाधव जो थे, जो हिंदुस्तान में स्पाइनेज के आरोप में पाकिस्तान की जेल में जिनको मृत्युदंड हो गया था, उसको इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बचाया था। तो नो इलेक्शन। एक बड़ी चीज़ ये है कि ये हिंदुस्तान नहीं रहते हैं, ये विदेश रहते हैं। वहाँ पे ये हिंदुस्तान में उसके नेट के माध्यम से ये अपने अपीयरेंस करते हैं। अब ये विदेश में रहते हुए हिंदुस्तान में ये बताएंगे कि इलेक्शन, वन नेशन क्या है, वन इलेक्शन क्या है, हिंदुस्तान के लिए क्या अच्छा है। मतलब हिंदुस्तान से क्यों चले गए यूके, ये भी एक सोचने की बात है, जब अपना नेशन आपका ऐसा था। और 8वें सज्जन है संजय कोठारी साहब। संजय कोठारी साहब के 1978 बैच के हरियाणा काडर के ऑफिसर हैं। कोविंद जी के सेक्रेटरी थे जब वो अगस्त 2017 से अप्रैल 2020, फिर वो सीवीसी बना दिए गए। कोई इलेक्शन का एक्सपीरियंस नहीं। तो इन सारे लोगों में अगर सबको काउंट कर लें, टोटल इलेक्शन एक्सपीरियंस 3 लोकसभा चुनाव, एक अमित शाह साहब और 2 गुलाम नबी आज़ाद साहब, ये टोटल एक्सपीरियंस। और 6 विधानसभा चुनाव, 6 नहीं 8 कर लीजिए, कोविंद साहब के 2 हारे हुए इलेक्शन भी कर लीजिए, 5 अमित शाह साहब, 1 गुलाम नबी आज़ाद साहब। ये टोटल एक्सपीरियंस 7 लोगों का, अवधि रंजन जी को हटा दे रहा हूँ, 7 लोगों का कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ लोकसभा ये है। तो ये तो रही एक बात। दूसरी बात, ये जो अभी जब इसकी बात हो रही है तो इसमें ये इतना आसान नहीं है जैसा लग रहा है कि इसमें 5 अमेंडमेंट करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, मतलब काफ़ी कुछ इसमें एक लंबी प्रक्रिया होगी। जो मूल रूप से जो खड़गे साहब ने सवाल उठाया है, उन्होंने जो बेसिक बात ये कही है कि पॉलिटिकल पार्टी से नेशनल या स्टेट लेवल पे, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पे कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है। भाई इसमें स्टेक होल्डर तो सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज है ना। पॉलिटिकल पार्टीज कब इलेक्शन होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या खराबी, क्या महंगा, क्या सस्ता, क्या दिक्कतें, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज बताएंगे। नहीं, ज़ीरो, उनसे कोई बातचीत नहीं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन से कोई बातचीत नहीं। भाई इलेक्शन कमीशन को ही सबसे ज़्यादा समझ होगी ना इलेक्शन के बारे में कि क्या दिक्कतें होती हैं, एक साथ कराने में क्या फ़ायदे हैं, एक साथ कराने में क्या चैलेंजेस हैं। इलेक्शन कमीशन का कोई व्यक्ति इस पूरे प्रोसेस में नहीं लिया गया है। दूसरा ये है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट की भी राय नहीं ली गई है
कि भाई स्टेट गवर्नमेंट से पूछ लिया जाए कि अगर आपका ये होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस तरह की कोई बात नहीं हुई। एक चीज़ और है कि इस तरह की इलेक्शन रिफॉर्म, मतलब ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात, पहले भी 3 कमेटीज इसमें बनी हैं, लंबी चर्चाएं हुई हैं और फिर ये बात रिजेक्ट कर दी गई है कि ये संभव नहीं है। अब ये 4th कमेटी है। तो ये 4th कमेटी, जैसा मैंने शुरू में कहा था, क्या प्री डिसाइडेड है, पता है कि ये सब होना कुछ नहीं है, लेकिन एक शगुफा छोड़ दो जिससे लोगों का ध्यान कहीं और चला जाए। इस समय सरकार किसी भी हालत में नहीं चाहती है कि उसका ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और इन सबसे बढ़ के अडानी जी के ऊपर हो। अडानी जी इस समय न्यूज़ में है, तो ऐसा लगता है कि सरकार वहाँ से ध्यान हटवाना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जो सरकार खुद एडमिट करती है। वो 200 रुपया सिलेंडर कम करती है क्योंकि इलेक्शन सामने है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। फिर एक बड़ी बात इसमें बार बार कही जा रही है कॉस्ट की, कि भाई इसमें बड़ा पैसा लगता है। तो साहब, इसमें जो कुल पैसा उन्होंने फिगर दी हैं खड़गे साहब ने, 2014 से 2019 के बीच जो सारे चुनाव हुए और उसमें जो कुल पैसा खर्च हुआ वो 5,500 करोड़ था। 5,500 करोड़, 5,500 करोड़ देश में लोकतंत्र को प्रभावी ढंग से बचाए रखने के लिए और उसको लागू रखने के लिए 5,500 कोई कॉस्ट ही नहीं है। आप जब टोटल बजट देखते हैं तो उसके बहुत ही मतलब नगण्य सब आपको लगेगा ये। तो इस 5,500 करोड़ को आप बताने की कौन सी वो बात कर रहे हैं कि भाई 5,500 करोड़ बच जाएंगे। एक बात और कही जा रही है कि साल भर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो भाई साहब, ये बताइए आप, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो कम से कम जो सारे राज्य हैं उन्हीं के चुनाव जो एक साथ होने होते हैं, तो आप हिमाचल और गुजरात का याद है ना, 2018 में आपने, 2017 में आपने उसी को आगे पीछे इसलिए किया था कि ये तो आप मैनिपुलेट करते हैं। तो आप सारे बिल्कुल इस बात सही है, एक साल में जितने भी राज्यों के इलेक्शन हो रहे हैं सब एक साथ कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? कम से कम साल में एक इलेक्शन पे तो हम आ जाएंगे। इंस्टेड की 5 साल में एक इलेक्शन की आप बात करना है, साल में एक इलेक्शन कर दीजिए कि आगे पीछे जो भी, जून में इलेक्शन कर दीजिए, मई जून में, जनवरी से जो हो उसका थोड़ा बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, सबका इलेक्शन एक साथ कर दीजिए। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरा, आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को थोड़ा पीरियड भी शॉर्ट कर सकते हैं, उसके रास्ते निकल सकते हैं, कुछ चीज़ों को उससे हटा सकते हैं कि भाई ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आएगा। अगर कोई पुल बन रहा है, कोई अस्पताल बन रहा है, कोई, वो सब नहीं आएंगे। तो इसके ऊपर तो एक बार आप चर्चा कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है। फिर एक और चीज़ जो खड़गे साहब ने उठाई और वो जो इम्पोर्टेंट है कि साल भर देश में इलेक्शन का माहौल कौन बना के रखता है। भाई आप सरकारें गिराते हैं, आप चुनी हुई सरकारें गिराए हैं, आप चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ये 3 नाम तो सामने सामने लिए जा रहे हैं। वहाँ आप सरकारें गिराते हैं, सरकार गिरा के फिर आप बाई इलेक्शन कराते हैं। तो एक फिगर उन्होंने दी है, 2014 से अब तक 436 बाई इलेक्शन हुए हैं, अनप्रेसिडेंटेड, 436 बाई इलेक्शन। तो ये देश को हरदम इलेक्शन मोड में रखने का कार्यक्रम तो आप द्वारा प्रायोजित है। तो सरकार और बीजेपी को ही ये पहले तय करना है कि आप साल भर इलेक्शन के मोड में रहना चाहते हैं या बीच बीच में। दूसरा ये है कि 1-2 चीज़ें और समझने वाली हैं कि देश में इस समय कहते हैं 3 स्तरीय, लेकिन चुनाव 4 बार होते हैं, 4 तरह के होते हैं। एक चुनाव होता है जो सबसे पहले, हालांकि वो उसी का पार्ट है, एक तो लोकसभा हो गया, एक विधानसभा हो गया। अब जो पंचायती राज है उसके दो पार्ट हैं, एक ग्रामीण है और एक अर्बन है, शहरी है। शहरी में सभासद लोग और म्यूनिसिपल नगर पालिकाएँ और महापालिकाएँ और ये सब आता है, टाउन एरिया। ग्रामीण में प्रधान जी लोग आते हैं। तो ये भी तो इलेक्शन कराना है। तो जो ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इलेक्शन के बारे में सही में कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो इलेक्टोरल रोल को सही करिए, लोगों को सुविधा हो कि वो वहाँ तक जाके वोट डालें। आप ये भी इंश्योर करिए कि रामपुर की तरह आप, सरकार नहीं पीछे लग जाएगी कि लोगों को घर से ना निकलने दें और लोग वोट ही ना डाल पाएँ, क्योंकि आपको हारने का खतरा है। और मुझे अंत में ऐसा लगता है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन करके बीजेपी इसमें
बीजेपी को लगता यह है कि ऑपोजिशन में फूट पड़ जाएगी, क्योंकि अगर इलेक्शन साथ होते हैं तो स्टेट में सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, अपनी अपनी ताकतें हैं, वो फिर नेशनल लेवल पे यूनिटी नहीं बन पाएगी। मैं इसको दूसरे ढंग से देख रहा हूँ कि अगर नेशनल और स्टेट इलेक्शन साथ होते हैं तो ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से इंडिया की मतलब जो विपक्षी यूनिटी है वो हो जाएगी, क्योंकि जो स्टेट लेवल पे जिनकी ताकत है, जिन पार्टियों की, वो कहेंगे भाई स्टेट में हमें बड़ा हिस्सा दे दो, नेशनल में आप बड़ा हिस्सा ले लीजिए, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन कुल ले दे के वन नेशन वन इलेक्शन एक एक्सरसाइज एंड फ्यूटिलिटी है, इसमें क्या निकलने वाला है ये तो पता नहीं, लेकिन अब सरकार के मन में क्या है, मोदी जी के मन में क्या है, वो तो अभी तक नहीं बता रहे हैं कि 18 से 22 तक उन्होंने ये सेशन क्यों बुलाया है। तो अब 18 को ही पता लगेगा, और ये कमेटी कब रिपोर्ट देगी, क्या रिपोर्ट देगी, लोग तो सारे आपके मर्जी से, आपके हिसाब से हैं, किसी से बिना कंसल्टेशन के आपने बनाया, तो मोरलेस आपने पहले ही से जान भी लिया होगा कि इस कमेटी को क्या रिपोर्ट देनी है या क्या रिकमेंडेशन करने हैं। चलिए आने वाले समय में इस पे आगे जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।